हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का पहला वीडियो है। और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक के सभी यूनिट पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का बेटे हमारा टारगेट है यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 1, यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटे आज हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। पर यहाँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से नहीं समझा था, इसलिए आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो बेटे मैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले सारे यूनिट्स में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है, तो उसके बेसिक्स देखेंगे कि किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी बातों का बेटे पता होना चाहिए, और वे कौन कौन सी बातें होते हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। देखो बेटे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्केन का क्या मतलब होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। और उसी के साथ साथ बेटे आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक कार्बन परमाणु का क्या मतलब होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, और बेटे एराइल ग्रुप क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बेटे एक चीज पता होनी चाहिए आपको, नॉर्मल, आइसो और नियो एल्केन क्या होते हैं। नॉर्मल, आइसो, नियो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इन बारे में भी आपको, इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। और बेटे इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थों में या कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन का परमाणु होता है, वो कार्बन का परमाणु किस किस तरह के संकरण दिखा सकता है। क्या वो sp संकरण दिखा सकता है, और यदि दिखाएगा तो किन परिस्थितियों में वो sp संकरण दिखाएगा, किन परिस्थितियों में वो sp2 संकरण दिखाएगा, और किन परिस्थितियों में वो sp3 संकरण दिखाएगा। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु का संकरण हम किस तरह निकाल सकते हैं, यदि ये सारी बातें बेटे आपको आती हैं तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है अपने इस यूनिट को और इससे अगले यूनिट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझने के लिए। ठीक है बेटे, तो चलो धीरे धीरे से सीखते हैं सारी चीज, यानी कि हम लेते हैं एक फास्ट रिवीजन क्लास 11th का। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और अपने आप को जज करेंगे कि क्या आपने 11th क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आपको बेटे एक बात ये पता होनी चाहिए कि मान लो आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उस कार्बनिक यौगिक का आपको नाम लिखना है। तो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम एल्क प्रीफिक्स का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, एक ये बात पता होनी चाहिए। जैसे बेटे आपने पढ़ा है, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो हम उसे कहते हैं मैथ, कहते हैं ना मैथ। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो क्या कहते हैं, एथ। 3 है तो क्या कहते हैं, प्रॉप। और 4 है तो बताओ बेटे 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5 है, तो हम कहते हैं पेंट। और बेटे यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो क्या कहते हैं, हेक्स। 7 है तो क्या कहते हैं, हेप्ट। और 8 है तो क्या कहते हैं, ऑक्ट। और यदि 9 है तो क्या कहते हैं, नॉन।
और बेटे 10 है तो याद है ना आपके 10 को क्या कहते हैं, डैश। अब मुझे ये बताओ, क्या 10 के आगे की संख्याएं भी आपके याद हैं? बेटे यदि कार्बन परमाणु की संख्या 11 है तो हम उसे कहते हैं अनडैक। क्या कहते हैं, अनडैक। यदि 12 है तो कहते हैं डू डैक। इस तरह चलता है। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 है तो आप उसे अनडैक कहोगे, और बेटे फिर 12 है तो क्या कहोगे, डू डैक कहोगे। और बेटे 13 को क्या कहते हैं बताओ? 13 को कहते हैं ट्राइडैक। और फिर 14 को तो बता दोगे आप, 14 को कहते हैं टेट्रा डैक। ठीक है। तो एक तो इस बात का बेटे तुम्हें सबको पता होना चाहिए, बार बार इस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। जब भी हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का या कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे तो हमें इस गिनती को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। और एक चीज और पता होनी चाहिए, यदि कहीं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं या अनुलग्न यूज करते हैं वो यूज करते हैं एन, ANE, जिसे आप कहते हो एल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और यदि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच है बेटे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं, अनुलग्न हम यूज करते हैं, बताओ क्या यूज करते हैं बेटे? यहाँ हम यूज करते हैं इन। और बेटे कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइन। तो एक इस बात का आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहां समझ में आई बेटे हमारे दो बात। कितनी बात समझ में आई? दो बात समझ में आई। पहली बात, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं एल्क, जैसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डूडैक, ट्राइडैक, टेट्राडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, इस तरह चलता रहेगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम 10 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटे। तो एक तो इस चीज की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी? और जरूरत पड़ेगी बेटे आपको, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हमें जरूरत पड़ती है एल्केन की। ये एल्केन के बारे में सबको पता होना चाहिए। आपको पता है ना एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बेटे? सिंगल बॉन्ड। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस सामान्य सूत्र से आप बहुत सारे सूत्र यानी फार्मूले बना सकते हो। और इनका जो नाम होता है ना बेटे, हम सामान्य नाम की बात करेंगे, इनका सामान्य नाम होता है एल्क प्लस एन। देखो एल्क का मतलब क्या है? यहाँ एल्क का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे कार्बन परमाणु यदि 5 हैं तो एल्क की जगह हम क्या लिखेंगे? पेंट। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है बेटे? सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एल्केन किसे कहते हैं? उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? बेटे हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, बस तीसरा कोई तत्व ना हो। कौन कौन हो बेटे? हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है बेटे। कैसे है अभी पता चल जाएगा। ये बताया सामान्य सूत्र CnH2n+2। और एल्क कहां से उठाएंगे? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और एन तो सबके साथ लिखना ही है क्योंकि हर जगह क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो स्टार्ट करते हैं कुछ सीखना। मैंने आपको कहा कि एन की जगह 1 लिखना है, तो यदि आप एन की जगह 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा C1। और यहाँ 1 लिखोगे तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, C1H4, यही तो बनेगा। और बेटे 1 को तो लिखने की जरूरत होती ही नहीं है। तो सबसे पहले जो एल्केन है वो क्या है? CH4 है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि CH4 का नाम बताओ क्या है, तो हमें पता है कि ये एल्केन है। एल्क कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को एल्क में क्या कहते हैं? मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। तो हम यहां लिखेंगे बेटे, एल्क की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैथ लिखूंगा। ये लिख दिया, एल्क की जगह मैथ।
और एन तो सबके साथ लिखना ही है। ये हो गया मेथेन। मेथेन, आप इसे मेथेन भी कह सकते हो, मैथेन भी कह सकते हो, मीथेन भी कह सकते हो। ये उच्चारण का ही सिर्फ अंतर है, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है। मीथेन कहो, मेथेन कहो, या फिर मेथेन कहो, मैथेन कहो, बाद में एन जरूर बोलना है, एन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास CH4 मेथेन। और यदि कोई आपसे पूछ ले कि मेथेन का स्ट्रक्चर बताओ, कैसी संरचना है, तो ये कार्बन का परमाणु है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा हुआ है। 4 हाइड्रोजन इस तरीके से इस पे जुड़े हुए हैं। अब यदि मैं कहूं कि चलो n की जगह 2 ले लो, तो 2 कार्बन परमाणु है C2H। 2 लोगे, 2 दूनी 4 और 2 6, ये बन जाएगा C2H6। क्या बनेगा बेटे? C2H6। तो C2H6 कौन सा एल्केन है? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन का एल्स क्या होता है? एथ। तो ये लिख दिया एथ, और एन तो लिखना ही है, एन तो सबके साथ लिखना है। एल्क बदलेगा, देखो एल्क किसके अनुसार बदलेगा? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो ये एथेन है बेटे। क्या है? एथेन। यदि कोई आपसे पूछता है कि एथेन का स्ट्रक्चर बताओ कैसा है, संरचना बताओ कैसा है, तो 2 कार्बन है ऐसे, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्केन, और इसमें एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यदि आपको किसी ने पूछ लिया कि स्ट्रक्चर बताओ, संरचना बताओ, तो आप ऐसी संरचना बनाओगे। देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? फिलहाल 1। और बेटे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 3 बॉन्ड की कमी है। इसका मतलब इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, एक यहां। अब उन तीनों हाइड्रोजनों को अलग अलग ना जोड़ के हम तीनों को एक साथ यहां लिख देते हैं, CH3। C के बाद 3H लिखे, तो ये 3H का मतलब है एक H तो ऊपर जुड़ रहा होगा, एक इधर जुड़ रहा होगा, एक इधर। 3 बार लिखने से अच्छा उसके बराबर में ही हमने H3 लिख दिया। इसी तरीके से इस कार्बन को देखो बेटे, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1। और कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो 3 बॉन्ड की कमी है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। उन तीनों हाइड्रोजनों को अलग अलग ना लिख के आप ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटे? अच्छा, अब एक काम करो, n की जगह 3 लो, C3H। 3 लोगे ना, 3, 2 तिया 6 और 2 8, C3H8 बनेगा इसका सूत्र। और 3 कार्बन के वाले एल्क को क्या कहते हैं? प्रोप। तो यहाँ प्रोप और यहाँ एन, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा बेटे? प्रोपेन होगा इसका नाम। 3 कार्बन है देखो, 1 2 3। अब देखो इसने एक बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे। इसने, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? देखो एक इधर, एक इधर, 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, और 2 ही की बॉन्ड की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर और नीचे जोड़ने से अच्छा यहाँ इस तरफ लिख दो आप H2। जुड़ गए नहीं 2 हाइड्रोजन? कार्बन की संयोजकता पूरी होगी 1 2 और 2 इनसे पूरी हुई हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, 2 की कमी है या 3 की? 3 की है बेटे, तो 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, हाँ 3 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 3 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8 है। यहाँ चेक करो, कार्बन 2 हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, 6 है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। यदि आपको कार्बन की संयोजकता पता है कि 4 है, और ये बात पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आपका जो यहाँ संरचना सूत्र आएगा, उसका तुलना जब आप अणु सूत्र से करोगे तो ये दोनों बिल्कुल मैच करेंगे बेटे, बिल्कुल। एन की जगह 4 लो। अच्छा, आप C4H, एन की जगह 4 लिया, 2 चौक 8 और 2 10, C4H10। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। हमने लिख दिया ब्यूट। एन तो सबके साथ लिखना ही है, ब्यूटेन। 4 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4। भाई इसने एक बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी 3 हाइड्रोजन। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी 2 हाइड्रोजन। इसने 2 बना रखे हैं, 2 की कमी 2 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी 3 हाइड्रोजन।
तो ये इसका संरचना सूत्र हुआ। जैसे मैं आपको कहूं कि n की जगह 5 लो, C5H, 2 पंजे 10 और 2 12, C5H12। 5 को क्या कहते हैं बताओ? 5 को कहते हैं पेंट, तो ये हो गया पेंट। और बेटे सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन, पेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। एक बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी है। 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी है। देखो ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं क्या? एन की जगह 6 लेना जरा, C6H14। देखो 2 छिंग 12 और 2 14। 6 कार्बन को देखो क्या कहते हैं? 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। तो ये हो जाएगा हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन। देखो ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। जो लास्ट वाला कार्बन है उस पे 3 H आप जोड़ दोगे। अब संयोजकता आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं यदि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और बीच वाले जितने भी कार्बन हैं उन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं यदि वे सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। एन की जगह 7 लो, यदि 7 कार्बन परमाणु लोगे तो C7H16 बनेगा। क्या बनेगा बेटे? C7H16। देखो 2 सत्ते 14 और 2 16। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? देखो 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं बेटे? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। देखो 7 कार्बन बनाऊंगा, CH3 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 और लास्ट वाले पे तो CH3 लिखूंगा ही बेटे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ आपका हेप्टेन। तो इस तरीके से आप ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राईडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, इस तरह बहुत सारे बना सकते हो। वे सब क्या होंगे बेटे? एल्केन होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एल्केन जो है ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है। देखो किसी भी यौगिक को देख लो, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। इसीलिए तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? हाइड्रोकार्बन। तो कोई आपसे यदि पूछता है ना, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि एल्केन किसे कहते हैं, तो आप उसे बताओगे कि एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हो CnH2n+2। वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, पर ये मैंने बेसिक्स क्लियर करने के लिए यहाँ आपको बता दिया है। और इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं? एल्क प्लस एन। यहाँ एल्क क्या होता है? एल्क होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखा गया प्रीफिक्स या पूर्व लगन। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का सफिक्स। ठीक है बेटे, सफिक्स कहते हैं अनुलग्न को और प्रीफिक्स कहते हैं पूर्व लगन को। पूर्व लगन माने पहले लगने वाला और सफिक्स अनुलग्न माने बाद में लगने वाला। तो जब आप सिंगल बॉन्ड को सीख गए हो तो बेटे डबल बॉन्ड को भी सीख लें जरा। यदि हम बात करें बेटे यहाँ डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड को हम कहते हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं बेटे? एल्कीन। अब एल्कीन का मतलब पता क्या होता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। और बेटे इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और इनका नाम लिखने का तरीका वही है। एल्क तो हम गिनेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या और उसके बाद में हम जोड़ेंगे ईन, क्योंकि ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी बेटे? एल्कीन की, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है कि यदि मैं n की जगह 1 ले लूं तो ये हो जाएगा CH2। देखो n की जगह 1 लिया, 2 एकम 2, 2 लिख दिया। अब CH2 का नाम मैं कहूंगा कि कितने कार्बन है? L की जगह कार्बन गिनने ना, 1 कार्बन है। आप कहोगे जी 1 कार्बन का मतलब है मैथ, तो मैंने लिख दिया मैथ। और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, मैथीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का नंबर आया। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, 1 कार्बन
हाइड्रोजन एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, दो ही तो हाइड्रोजन है। अब मुझे यूं बता दो जरा यहाँ दो बात कि कहाँ इसमें डबल बॉन्ड आया है। इसमें कहीं डबल बॉन्ड आया है क्या बेटे? इसमें तो कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं। और जब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो ईन क्यों लिख दिया हमने यहाँ? दूसरी बात, चलो इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया है, यूं बताओ बेटे कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है क्या? कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो CH2 है ना, या जो मीथीन है, या जो H बॉन्ड C बॉन्ड H है, वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, उपलब्ध नहीं है, ये यौगिक वास्तविकता में है ही नहीं। सिर्फ आप केवल लिख सकते हो मीथीन, सिर्फ बोल सकते हो मीथीन, पर वास्तविकता में मीथीन कुछ भी नहीं होता है। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या आपके? इसलिए जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो एल्कीन होते हैं, वे एक कार्बन से स्टार्ट ही नहीं होते हैं। ये लगा दिया मैंने क्रॉस, एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होते हैं, इन्हें हमें स्टार्ट करना होता है 2 कार्बन से। तो आप N की जगह 2 लिखोगे, ये हो जाएगा C2H, 2 लिखोगे, 2 दूनी 4, C2H4 हो जाएगा बेटे। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, यहां से देख सकते हो, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, ये लिख दिया एथ, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन, तो ये नाम हो गया एथीन। अब स्ट्रक्चर इसका खोल के देख रहे हैं, संरचना इसकी, 2 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब यहाँ आपको इन्हें नहीं गिनना कि 4 हाइड्रोजन है, संयोजकता पूरी करो। मुझे एक बात बताओ बेटे, थोड़ा सा इसे सही करके बना दो। मुझे एक बात बताओ बेटे, आपको एक बात तो स्पष्ट रूप से नजर आ रही कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा हुआ है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? इस कार्बन ने बना रखे हैं बेटे 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। यदि इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 की कमी है, 2 की कमी तो 2 हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हुए? 4, 4 ही तो हैं यहाँ। अपने आप संख्या बराबर आ जाएगी यदि आप संयोजकता पूरी करोगे। अब 3 लेना जरा, N की जगह 3, जब N की जगह 3 लोगे तो C3H6, यही तो आएगा। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। 3 कार्बन, 1 2 3, किसी एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे तो यहाँ लगा लो, चाहे तो यहाँ लगा लो, आपकी मर्जी है। बताओ कहाँ लगाऊं मैं? यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? मान लो मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, अब आप संयोजकता पूरी करो। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी। इसने बेटे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 और 2 3, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 की कमी। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी। तो 2 और 1 3 और 3 6, देखो 6 हाइड्रोजन अपने आप आ गए। अब देखो आप 4 ले गए, C4H8 हो जाएगा। देखो 4 लोगे तो 2 चौक 8, C4H8। 4 को क्या कहते हैं वहां से देखो, 4 को कहते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, ब्यूटीन। 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा लो, कहीं भी। यहाँ लगा दूं मैं? ये लगा दिया, आप कहीं भी लगा सकते हो, संयोजकता पूरी करनी आनी चाहिए। 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 4 करनी है ना, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। देखो 3 और 3 6, और 1 7 और 1 8, अपने आप 8 हाइड्रोजन आ गए। अच्छा 5 कार्बन लो, C5H10 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा बेटे? C5H10। अब यदि आप C5H10 को लिखोगे तो 5 कार्बन को देखो क्या कहते हैं, पेंट, और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, तो नाम हुआ पेंट ईन। 5 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5, किसी एक जगह डबल बॉन्ड बना दो। चलो इस बार यहाँ बना के दिखाऊं तुम्हें, लास्ट में ये बना दिया। चलो लास्ट में तो यहाँ बनाया था, इस बार बना के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ बना दूं बेटे? अब बताओ, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन की कमी है। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और 1 3, 1 की कमी है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी है। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 की कमी है। 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी है। तो इस तरीके से हमने ये संयोजकता से पूरे किए हैं हाइड्रोजन। अब आप इन्हें गिन के देख लो, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10,
देखो 10 हाइड्रोजन आ गए अपने आप, ये 10 हाइड्रोजन अपने आप ही तो आए बेटे। अब यदि मैं आपको कह दूं कि तुम कार्बन परमाणु की संख्या 6 ले लो, कितनी ले लो 6, C6, तो H कितने हो जाएंगे 12, और 6 कार्बन को देखना जरा क्या कहते हैं, हेक्स, और डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, हेक्सीन। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, किसी एक जगह डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ 3 जुड़ेंगे, यहाँ 1 जुड़ेगा, यहाँ 1 जुड़ेगा, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ 3, 3 और 3 6, और 4 10, और 2 12, देखो 12 है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन को पढ़ सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पढ़ाई करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटे एल्काइन की। देखो एल्क का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, और आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन की बात करेंगे। एल्काइन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी एक जगह। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें कहते हैं एल्काइन। और बेटे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यह इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और नाम लिखने का तरीका वही है कि आप एल्क लिखो कार्बन परमाणुओं की संख्या गिन के, और इसके साथ सफिक्स लगा दो आइन। ठीक है बेटे, ये नाम लिखने का तरीका होता है इनका। अब हम तेजी से काम करेंगे। आपको एक बात तो पहले से ही समझ में आ गई होगी कि जब डबल बॉन्ड एक कार्बन पे नहीं बन पाया था तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाएगा एक कार्बन पे। तो इसका मतलब यदि एल्काइन के मैं सामान्य नाम बोल लूं, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डूडेकाइन, ट्राइडेकाइन, टेट्राडेकाइन, पेंटाडेकाइन, बाद में सिर्फ मैं आइन बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। एल्क तो यहाँ लिखे हुए ही हैं बेटे। तो जो मेथाइन है वो मेथाइन सिर्फ मैं बोल सकता हूं, पर मेथाइन प्रकृति में उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कार्बन में कभी भी अकेले में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन हमें चाहिए होते हैं। 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अकेला कार्बन कैसे बना लेगा बेटे ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हम एल्काइन को स्टार्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, तो हम n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं, और जब n की जगह आप 2 लिखोगे तो ये बनेगा C2H, देखो 2 दूनी 4, C2H, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, तो ये बनेगा बेटे C2H2 लिखना चाहिए ना, ये बनेगा C2H2, ये लिख दिया C2H2। अब मुझे एक बात बताओ, C2H2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन को देखो क्या कहते हैं, F, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन, एथाइन इसका नाम है। 2 कार्बन बनाओ और उनके बीच बनाओ ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना रखे, 1 की कमी 1 हाइड्रोजन, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 की कमी 1 हाइड्रोजन। देखो 2 कार्बन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, अपने आप संख्या पूरी हो जाएगी। यदि आप 3 लोगे संख्या तो बनेगा C3, देखो 2 तिया 6 में से 2 गए 4, C3H4, तो ये बनेगा बेटे C3H4। और 3 कार्बन को देखो क्या कहते हैं, प्रोप, और साथ में जुड़ेगा आइन, प्रोपाइन। देखो 1 2 3, किसी भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो आप। यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, यहाँ कितने जुड़ेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं जुड़ने का है। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं, यहाँ 1 जुड़ेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे इसने, 1 की कमी है, तो 3 और 1 4, देखो 4 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली पूरे हो गए हैं। अब देखो आप C4H, बताओ क्या लिखेंगे, 2 चौक 8 में से 2 गए 6, C4H6, बताओ 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं हम ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, ब्यूटाइन। 1 2 3 4, किसी एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो, यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, इस पे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। देखो H ऑटोमेटिकली कितने हो गए हैं, 6। अब आप n बराबर 5 लो, C5H10 हो जाएगा ना, देखना जरा, C5H10, देखे जरा 10 ही होगा क्या, ये हो जाएगा
दो पंजे 10 में से दो गए 8, C5H8 क्या हो जाएगा बेटे? C5H8। तो जब C5H8 होगा तो बेटे 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, पेंटाइन। तो पेंटाइन में बेटे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो। यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 और 2 8, देखो 8 है यहाँ हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप बना सकते हो बेटे C6H, देखो 2 6 12 में से 2 गए 10, C6H10। ये 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन, हेक्साइन है। क्या नाम है? हेक्साइन। 1 2 3 4 5 और 6, यहां बना दूं ट्रिपल बॉन्ड। इस बार इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ कितने जुड़ेंगे? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 3। कितने हुए देखो जरा, 3 और 2 5 और 2 2 4 और 1 5, 5 और 5 कितने हुए बेटे? 10। इसी तरीके से आप यदि 7 कार्बन लोगे तो 7 कार्बन में आ जाएगा C7H12 और 7 को हम कहते हैं हेप्ट और बेटे ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, हेप्टाइन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आप बना दो। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। देखो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12। तो इसका मतलब हमें पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटे, हमें पता चल गया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, देखो ध्यान से देखियो। यदि आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, तो आप बता दोगे ना? हाइड्रोकार्बन का मतलब बता दोगे? हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, मैं लिखूंगा जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल क्या हो बेटे? हाइड्रोजन व कार्बन है या होता है, कुछ इस तरह लिख लेना आप। जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल हाइड्रोजन व कार्बन होता है उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब आपके नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको बेटे। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं फास्ट रिवीजन लेके चल रहा हूं आपका 11th क्लास का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या संतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं हम सैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त को आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होते हैं बेटे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या आप इसे कह सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ 2 शब्द आए, एक तो आया बेटे संतृप्त और एक आया असंतृप्त। यहाँ कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे तो जानते हैं संतृप्त का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है। बेटे संतृप्त का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। संतृप्त का क्या मतलब होता है? पूरा भरा हुआ, जो पूरा भरा हुआ हो। पूरा भरा हुआ का मतलब क्या है? पूरा भरा हुआ का मतलब ऐसा है कि मान लो आप खाना खाने के लिए बैठ चुके हो और आप खाना खाते जा रहे हो। आपने 1 रोटी खाई, 2 3 4 5 6 7, आपने 20 रोटियां खा ली। और 20 रोटी अब ऐसा मत समझना कि सर आप हमें पता नहीं क्या समझ रहे कि हम पता नहीं कितने बड़े दानव हैं कि 20 रोटियां खा जाएंगे। ऐसा मान लो बेटे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने सच में ही खा ली 20 रोटियां। मान लो आपने 20 रोटी खा ली हैं तो आपके यहाँ तक आ गई, तो अब आप 21वीं रोटी नहीं खा सकते हो। आप कहोगे कि बस अब मैं नहीं खा सकता हूं, मैं संतृप्त हो गया हूं। तो संतृप्त का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, फुल्ली फिल्ड। तो जिस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है या बना चुका होता है, उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी और दूसरे परमाणुओं को अपने ऊपर नहीं जोड़ सकता है और कुछ नहीं ग्रहण कर सकता है। जब आप खाना खाकर संतृप्त हो जाते हो तो आप कुछ और नहीं खा सकते हो। जब आप पढ़ाई लिखाई कर कर दिन भर संतृप्त हो जाते हो तो फिर आप और ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। जब आप अपने मम्मी पापा की डांट से संतृप्त हो जाते हो तो आप वहां से क्या होते हो, 9 2 11 हो जाते हो, थोड़ा इधर उधर हो जाते हो जब मम्मी पापा में से कोई आपको डांटता है और आप बहुत देर तक उनकी डांट सुन के संतृप्त हो गए हो। तो संतृप्त का मतलब पूरा भरना। तो यहाँ बिल्कुल वही फैक्टर है बेटे। यदि कोई मेरे से पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो मैं कहूंगा जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल हाइड्रोजन व कार्बन है उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर किसी ने पूछ लिया कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, मैं कहूंगा 2 प्रकार के, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त माने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वे योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते। योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते। योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, जुड़ने वाली अभिक्रिया। जब वे संतृप्त हैं, जब वे सैचुरेटेड हैं, जब वे पहले ही पूरे भरे हुए हैं तो क्या जुड़ जाएगा उनके अंदर। और यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कोई पूछता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, तो मैं बताऊंगा योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे कह रहे हैं आप इस बात को, ये तो नहीं दिखाते और वे दिखाते हैं, किस तरह आप सिद्ध करोगे। मैं बेटे आपको इस तरह बताऊंगा कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम है बेटे एल्केन। क्या नाम है? एल्केन है। एल्केन तो अभी हमने पढ़ा है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। अब चेक कर रहे कैसे दिखाते हैं कैसे नहीं दिखाते। एक एल्केन उठा लो, मान लो हमने एल्केन उठाया CH4, ये उठा लिया हमने CH4। आपको सबको पता है कि CH4 एक एल्केन है, मीथेन है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। और मैं आपको यूं कह रहा कि चलो इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं H2 का, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ते हैं इसके ऊपर। तो हाइड्रोजन तो पहले से ही इसके ऊपर 4 जुड़े हुए हैं और कहीं जगह बची हुई है क्या कि हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाए। इस पे बेटे कहीं जगह नहीं बची है और हाइड्रोजन के परमाणुओं को अपने ऊपर जोड़ने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। चाहे आप इसे देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को देख लो, यूं बताओ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन के जुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है। भाई इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ, भले ही हमने एक ही जगह लिख दिया हो H3, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाने से ज्यादा अपनी एबिलिटी नहीं दिखा सकता कार्बन, और इसने भी 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 4 सिंगल बॉन्ड। तो क्या इसके पास किसी और परमाणु को जोड़ने की क्षमता है? तो ये नहीं है क्षमता, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो ये जो दोनों यौगिक हैं ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन है जिन्हें आप एल्केन कहते हो। और इनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि ये अपने ऊपर दूसरे हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ लें। इसका मतलब योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते, और वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि पूरा भरा हुआ है, और भरा हुआ है इसलिए हम उसे कह रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इधर आ जाओ, आप एल्कीन की बात कर रहे, चलो डबल बॉन्ड की, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन है। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, जरा ध्यान से समझिए जरा, यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो जो कमजोर बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ एक बॉन्ड पाई बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, क्या बनेगा बताओ? CH3 तो बनेगा, 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, एक और आ गया CH3, और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3।
बन गया नहीं? तो बताओ डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्कीन ने क्या योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाई है? इसने हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ लिया है क्योंकि इसका पेट पहले से भरा हुआ नहीं था। और जिसका पेट पहले से भरा हुआ नहीं होता है उसे ही कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम एल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद एल्काइन। एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। देखो जरा ध्यान से, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, देखो ट्रिपल बॉन्ड है। यदि मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा तो इन तीन बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड हैं वे दो हैं, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। क्या बनेगा बेटे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। और इसके ऊपर यदि फिर दोबारा से रिएक्शन कर दोगे हाइड्रोजन की फिर दोबारा हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन भी अनसैचुरेटेड होते हैं। एक H इधर एक H इधर, क्या बनेगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं यदि आपको कहूँ कि ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, क्या इनके ऊपर आप H2 का रिएक्शन कर दोगे? आप कहोगे सर नहीं कर सकते हैं बिकॉज पाई बॉन्ड दो थे और दोनों ही यहाँ से टूट गए हैं। तो हमें यहाँ पता चला है कि डबल बॉन्ड पर योगात्मक अभिक्रिया हो सकती है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पर, और डबल बॉन्ड पर भी हो सकती है, पर सिंगल बॉन्ड पर योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जिन्हें आप एल्केन कहते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्कीन और एल्काइन कहते हैं वे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटे? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे हमने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया, ठीक है। और आपको यह भी बता दिया कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, और हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो होते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन, यानी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। ये सारी बातें करने के बाद अब भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिन्हें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उन्हें बेटे आज हम समझ के रहेंगे बिल्कुल। एक बेटे आपको पता होना चाहिए एल्काइल ग्रुप का, ये लिखा मैंने एल्काइल ग्रुप। आपको बेटे एल्काइल ग्रुप का पता होना चाहिए। ये एक क्रियात्मक समूह है और इसे इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, R और एक बॉन्ड खाली है, एक संयोजकता खाली है। इस बॉन्ड के द्वारा ही ये किसी दूसरे परमाणु से या ग्रुप से जुड़ेगा। और बेटे इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, ये इसका सामान्य सूत्र है। यानी कि जो एल्केन थे CnH2n+2 उसमें से एक हमने घटाया है संख्या, और इनके नाम यदि लिखने हो तो इनके नाम इसी तरह लिखे जाते हैं एल्क, और बाद में जोड़ना होता है YL। क्या जोड़ना होता है? YL। एल्क के बाद हमें प्लस करना होता है YL, ये लिख दिया प्लस YL, एल्काइल। जैसे यहां से नाम बोल लूं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, इस तरह इनके नाम होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप या R या CnH2n+1 या एल्क प्लस वाइल, एल्काइल। ठीक है बेटे? आप n बराबर 1 लो, जब n बराबर 1 लोगे तो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड जरूर दिखाना है। एक कार्बन है तो कौन सा एल्काइल होगा? एक कार्बन मैथ प्लस वाइल, मिथाइल। और यदि आपने दो कार्बन लिए तो C2H5 ही तो बैठेगा बेटे, एक बॉन्ड खाली दिखाना है। देख लो चाहे भाई CH3 जब आप बनाओगे CH3 का स्ट्रक्चर, तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो एक बॉन्ड तो खाली रहेगा ही उसका, जब तो हम उसे क्रियात्मक समूह बोल रहे हैं। तो C2H5 को आप दो कार्बन है तो एथाइल, इथाइल, क्या नाम बना बेटे? इथाइल। तीन कार्बन है तो C3H7 बनेगा, और तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप, और बाद में हमें YL तो जोड़ना ही है, प्रोपाइल। यदि चार कार्बन है तो C4H क्या बनेगा बेटे? देखना जरा वहां, C4H, दो चौक 8 और एक 9, H9। तो चार कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइल, YL तो सबके बाद जोड़ना ही है। पांच कार्बन है तो C5H क्या हो जाएगा? 11। पांच कार्बन है तो पेंटाइल, क्या नाम होगा बेटे? पेंटाइल। C6H13, यही तो बनेगा 6 कार्बन पे, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? हेक्साइल। और C7H15,
7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा हेप्टाइल। क्या हो जाएगा बेटे? हेप्टाइल। एक इस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल ग्रुप की। और जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एक चीज की जरूरत और ज्यादा पड़ती है हमें। क्या पड़ती है? एक आपको बेटे हेलोजन पता होनी चाहिए। हेलोजन पता है ना? हेलोजन 17वें ग्रुप के तत्व। हेलोजन्स के लिए आप प्रीफिक्स हेलो इस्तेमाल करते हो, हेलो, और सफिक्स इस्तेमाल करते हो हेलाइड, और संकेत इस्तेमाल करते हो एक्स। तो हेलोजन्स या हेलो या हेलाइड या एक्स का आपको पता होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है पहले भी, पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, फूल कली बाहर आई। फूल कली बाहर आई, FCl BrI। ठीक है, वैसे तो ATP सिखाया था, अटपटी एस्टेटीन। ठीक है, पर ये देख लो आप, FCl BrI, फूल कली बाहर आई। यदि कहीं F लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए हेलो में क्या बोलेंगे हम। हेलो, X का मतलब हेलो, F का मतलब फ्लोरो, ये फ्लोरो है। और हेलाइड में यदि आपको बोलना है तो फ्लोराइड है। क्या है बेटे? फ्लोराइड। Cl का मतलब है क्लोरो। क्या है? क्लोरो। हेलो है तो क्लोरो, और हेलाइड है तो क्लोराइड। क्या है बेटे? क्लोराइड। Br का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और आइड है तो ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। आई है तो आयोडो और आयोडाइड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी हमें जरूरत पड़ती है ना बेटे। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें बताऊंगा आपको बहुत अच्छी अच्छी। स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा बेटे कार्बन परमाणु की प्रकृति। देखो, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने लिखा कार्बन परमाणु की प्रकृति। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इस चीज को पहचानने में, या इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का नेचर का मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं आखिरकार? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि आपको जब किसी पर्टिकुलर यौगिक में किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम के बारे में पूछा जाएगा कि ये कार्बन एटम प्राथमिक है, द्वितीयक है, या तृतीयक है, या चतुर्थक है, माने प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, या क्वाटरनरी है, या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री या 4 डिग्री है, तो आपको उसे पहचानने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। बच्चा कंफ्यूज रहता है इस बात को समझाने में कि दिया गया कार्बन एटम वास्तविकता में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, या क्वाटरनरी है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, मैं बहुत अच्छी बात आपको सिखाने जा रहा हूं कि मान लो आपके पास कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है। देखो जरा इस कार्बनिक यौगिक को ध्यान से देखो आप। ये तो आपको पता ही है, मीथेन है, CH4। इस कार्बनिक यौगिक में आपको एक बात नजर आ रही होगी कि ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु क्या किसी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे कि सर नहीं, अकेला है, किससे जुड़ जाएगा? ये तो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। बेटे, हाइड्रोजन परमाणु की तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है इस केस में, जब हम इस बात को अध्ययन कर रहे हैं। आप यूं बताओ कि ये वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे सर किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब कोई कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। क्या कहते हैं बेटे? प्राथमिक कार्बन परमाणु। यानी अकेला कार्बन परमाणु हमेशा प्राथमिक कार्बन परमाणु होता है, या फिर आप इसे कह सकते हो प्राइमरी कार्बन एटम, या कह सकते हो 1 डिग्री। तो आप इसको या तो कहो प्राथमिक कार्बन परमाणु, या कहो प्राइमरी कार्बन एटम, या 1 डिग्री कार्बन एटम।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पर असली खेल तो अब खेल लेंगे हम। ध्यान से देखिए जरा, मैं एक यौगिक बना रहा बेटे। मैंने लिखा CH3, फिर लिखा सिंगल बॉन्ड CH2, फिर लिखा सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर जोड़ दिया मैंने CH3, और फिर लिखा C, इसके ऊपर CH3 जोड़ दिया, नीचे भी मैंने CH3 जोड़ दिया, और फिर लिखा CH2, और फिर लिखा मैंने CH3। ऐसे मैंने एक यौगिक बना दिया। इस यौगिक पे गौर फरमाओ आप। यूं देखो, सारी संयोजकता पूरी हो रही क्या? 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। हर जगह कार्बन की संयोजकता पूरी है, 4 बॉन्ड उसके फुलफिल हो रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। इस कंफ्यूजन को आज खत्म करना है हमें हर एक हालत में। देखो जरा बेटे, इस कार्बन परमाणु को ध्यान से देखो आप। यूं बताओ, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है? आप कहोगे कि सर ये तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हाइड्रोजन आ रहे हैं 3। मैं कहूंगा बेटे ये 3 हाइड्रोजन इसके बीच में नहीं है। ये 3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में नहीं है। उनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ। तो कार्बन और कार्बन तो डायरेक्ट टच में है एक दूसरे के। क्या ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है? नहीं है। ये 2 हाइड्रोजन बनाई तो रखे यहाँ, एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन तो सीधे अटैच है बिल्कुल। तो यदि यहाँ H3 लिखा हुआ है तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्बन और कार्बन सीधे अटैच है। कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे कार्बन एटम एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से। इससे ही तो जुड़ा हुआ है सिर्फ। तो जो कार्बन परमाणु किसी से ना जुड़ा हो वो तो होता ही है प्राथमिक, पर जो किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है वो भी बेटे प्राथमिक कार्बन परमाणु होता है, या फिर वो भी प्राइमरी कार्बन एटम होता है, या फिर वो भी 1 डिग्री कार्बन एटम होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक कार्बन परमाणु का पहचान कैसे होगी। या तो वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, और या फिर वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। तो कुछ बुक्स में लिखा होता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है प्राथमिक कार्बन परमाणु, कुछ में लिखा होता है प्राइमरी कार्बन एटम, कुछ में लिखा होता है 1 डिग्री कार्बन एटम। तीनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस कार्बन। इस कार्बन पे देखो, बताओ बेटे ये कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? लेफ्ट 1, राइट 2। ये वाला कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे कहूंगा द्वितीयक कार्बन परमाणु। क्या कहूंगा बेटे? द्वितीयक। या फिर मैं इसे कहूंगा सेकेंडरी, या फिर मैं इसे कहूंगा 2 डिग्री। तो बताओ आपके समझ में आ रहा क्या 2 डिग्री कार्बन एटम? बताओ समझ में आ रहा क्या कि सेकेंडरी कार्बन एटम की पहचान कैसे होती है? ठीक है। अच्छा, आप इस कार्बन एटम को तो देख लो, ये भी तो 2 से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। तो ये भी सेकेंडरी कार्बन एटम है। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि जो सबसे पहले नंबर पे आया वो प्राइमरी है, दूसरे पे सेकेंडरी, तीसरे पे टर्सरी, चौथे पे क्वार्टरनरी, पांचवे पे कुछ और होगा, छठे पे कुछ और होगा। पेंटानरी और हेक्सानरी ऐसा नहीं होता बेटे। आपको यूं नहीं देखना कि कौन से नंबर पे आ रहा, आपको यूं देखना कि दिया गया कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये 2 से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट, तो इसे मैं सेकेंडरी कहूंगा, या 2 डिग्री कहूंगा, या द्वितीयक कहूंगा। ठीक है बेटे, द्वितीयक कार्बन परमाणु। अच्छा चलो इसे देख लो, देखें इसे। बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? ये वाला 1 2 और 3। तो इसे आप कहोगे तृतीयक कार्बन परमाणु। क्या कहोगे? तृतीयक कार्बन परमाणु। या फिर आप कहोगे इसे तृतीयक नहीं कहते तो आप कह सकते हो टर्सरी, टर्सरी कार्बन परमाणु। या फिर आप इसे कहोगे 3 डिग्री कार्बन एटम। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपके? आप इसे चाहे तृतीयक कहो, चाहे टर्सरी कहो, या फिर आप कह सकते हो 3 डिग्री कार्बन एटम। जिस तरह इसे द्वितीयक, सेकेंडरी और 2 डिग्री का, इसे प्राथमिक, प्राइमरी और 1 डिग्री का। नाउ लुक एट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को देखो, कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ? 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा इसे चतुर्थक कार्बन परमाणु, या क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन एटम,
या फिर मैं कहूंगा इसे 4 डिग्री कार्बन एटम। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या आपके? इस तरह आपको पहचान होनी चाहिए। अब जरा थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनो। प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी 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 प्राइमरी कार्बन एटम है। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि दिए गए यौगिक में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, उनकी संख्या बताइए। तो प्राथमिक कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 है इसमें। उन्होंने यदि पूछ लिया कि ये यौगिक है जो हमने दिया है, इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम बताओ कितने हैं, तो सेकेंडरी एक तो ये है और एक सेकेंडरी ये है, दो है सेकेंडरी। टर्सरी कितने हैं? टर्सरी बेटे एक ही है और क्वाटरनरी भी एक ही है। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो। बताओ कर लोगे ना पहचान? अच्छा, अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का क्या मतलब होता है। चलो एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, चलो आपको ध्यान से देखियो। अब हम सीखेंगे बेटे नॉर्मल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल। और बेटे ये चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं, नॉर्मल आइसो नियो। बताओ पढ़ा है या नहीं? तो नॉर्मल आइसो नियो एल्केन के बारे में आज हम बात करेंगे। किसके बारे में बेटे? नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन 11th क्लास में हुआ था। ये जितनी भी चीजें बेटे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये 11th क्लास का ही रिवीजन है। यदि ये सारी चीजें आपकी समझ में आती हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे। और यदि ये सारी चीजें आपकी समझ में नहीं आती हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो इन्हें समझना बेटे बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत कुछ चीजें जरूरी हैं हमारी पढ़ाई के लिए, पर ये कुछ ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना, मान लो किसी ने पूछ लिया कि आप नॉर्मल प्रोपेन के बारे में बताओ, नॉर्मल प्रोपेन, कि नॉर्मल प्रोपेन क्या होती है। तो नॉर्मल का मतलब होता है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल एल्केन कहते हैं। सीधी श्रृंखला और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल प्रोपेन का मतलब, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन मुझे बनाने हैं और सीधी श्रृंखला में बनाने हैं, ये नॉर्मल प्रोपेन है। इसमें कोई कंफ्यूजन इस तरह का नहीं होना चाहिए सर आपने हाइड्रोजन तो यहाँ लिखे नहीं। बेटे हाइड्रोजन तो आप पूरे कर ही लोगे, आपको नोट्स में भी ऐसे ही लिखना है। आप यदि मैं यहाँ लिखूं H3 H2 H3 तो वो तो कर ही लोगे आप काम। आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो नॉर्मल प्रोपेन को ऐसे लिखते हैं, सीधी श्रृंखला वाले प्रोपेन को। अब देखो एक और तरीका है जो बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। 3 कार्बन है ना, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये भी नॉर्मल प्रोपेन है। या यदि मैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये भी नॉर्मल प्रोपेन है। हर एक एज को, किनारे को, कोने को, सिरे को कार्बन परमाणु मानना है। 1 2 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन। तो नॉर्मल प्रोपेन को चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। अच्छा बेटे नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हो आप, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। देखो 1 2 3 4। यदि आप एक सीधी लाइन खींच दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितने कार्बन परमाणु हैं। हर एक रेखा का, लाइन का जो सिरा है उससे पता चलता है एक कार्बन परमाणु का। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, तो इसे नॉर्मल ब्यूटेन आप कहोगे। यदि किसी ने पूछ लिया कि नॉर्मल पेंटेन बताओ कैसा होता है, नॉर्मल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन है। क्या है बेटे? नॉर्मल पेंटेन। यदि किसी ने पूछ लिया नॉर्मल हेक्सेन बताओ, अब तो समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यदि किसी ने नॉर्मल हेप्टेन पूछ लिया, अब तो आप इन्हें कर लोगे। नॉर्मल हेप्टेन पूछ लिया तो हेप्ट का मतलब होता है 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होता है नॉर्मल हेप्टेन।
अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप, फिर मैं आईसो और नियो भी समझाऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटे आईसो वाले प्रोडक्ट। ठीक है, आइसो ब्यूटेन। सबसे पहले हम आइसो ब्यूटेन सीखते हैं, क्योंकि आइसो में क्या होता है, आइसो एक कार्बन में, दो कार्बन में या तीन कार्बन में नहीं बन सकता है। आइसो एल्केन चार कार्बन से ही स्टार्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आइसो ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आइसो और नियो तो आज तक हमारी समझ में नहीं आया। हम 10th में भी पढ़ ली है, 11th में भी पढ़ ली है केमिस्ट्री, क्योंकि 10th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीजों को बता दिया जाता है, पर बच्चे वहां भी ध्यान नहीं देते हैं। 11th में बताया जाता है, वहां भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उस बर्बाद हुई जिंदगी को आबाद हम करेंगे, ध्यान से समझिए जरा। ये लिखा हुआ है बेटे आइसो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में होते हैं चार कार्बन। तो चार में से एक कार्बन आप घटाओ, तीन कार्बन बचेंगे। ध्यान से समझिए जरा, कितने कार्बन बचेंगे बेटे? तीन। तो हमें क्या करना है, तीन बनाने हैं कार्बन। एक, दो, तीन, ये बना दिए तीन कार्बन। अब जो बचा हुआ कार्बन है, यही तो जो हमने घटाया था, उस कार्बन को या तो इधर से या तो इधर से सेकंड लास्ट नंबर पे ऐसे बना दो आप। ये आपका बन गया आइसोब्यूटेन। क्या बना? आइसोब्यूटेन। यदि आप इसे नीचे नहीं बनाओगे, ऊपर बनाओगे, तब भी वही बात है। मतलब आप इसे ऐसे बना दोगे, एक, दो, तीन। भाई हमने चार से, ब्यूट का मतलब चार, चार में से एक घटाया तीन, तीन कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाओ और एक कार्बन जो बचा हुआ है उसे ऊपर या नीचे जोड़ दो, तो आइसोब्यूटेन है। क्या है बेटे? आइसोब्यूटेन। अब देखो तीन कार्बन बनाने हैं, एक, दो, तीन। अब जो बचा हुआ कार्बन है उसे जोड़ना है यहाँ, या तो इधर से देख लो या तो इधर से, यही तो जुड़ेगा। तो उसे ऐसे बना दो आप। ये बचा हुआ कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और बचा हुआ कार्बन, ये आइसोब्यूटेन है। क्या है बेटे? आइसोब्यूटेन। अब देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। यदि मैं लिखूं आइसोपेंटेन, तो आपको पता है पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? पांच। पांच में से एक कार्बन घटाओगे, चार। चार कार्बन तो सीधे बना दो पहले आप, एक, दो, तीन, चार। अब या तो इधर से या तो इधर से, मान लो मैं इधर से कर रहा, लो ये कार्बन जोड़ दिया, तो ये आइसोपेंटेन है। क्या है बेटे? आइसोपेंटेन। यदि मैं यहां जोड़ देता तो भी आइसोपेंटेन ही होता। अब देखो बेटे, एक बात बताऊं, चार कार्बन हैं, एक, दो, तीन, चार। या तो इधर से या तो इधर से। हमें कितने जोड़ने हैं? एक कार्बन जोड़ना है, तो यहां जोड़ दो, चाहे तो नीचे जोड़ दो चाहे ऊपर जोड़ दो, एक ही बात है। या फिर इधर से जोड़ दो यहां, इस तरह। देखो ये क्या बना? आइसोपेंटेन बना। कार्बन तो पांच है ना, एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। तो ये आइसो प्रोडक्ट बनता है। आइसो प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि जितने कार्बन है उनमें से एक घटाओ, जो संख्या बचेगी उसकी सीधी श्रृंखला बनाओ, फिर सेकंड लास्ट नंबर पे वो बचा हुआ जो घटाया उस कार्बन को जोड़ दो, चाहे इधर से चाहे इधर से, मर्जी आपकी है। ये आइसोपेंटेन है। यदि कोई आपको कहता है आइसो पेंटेन के बाद क्या आता है? हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। हेक्सेन में होते हैं छह कार्बन, छह में से एक गया, कितने बचेंगे? पांच। पांच कार्बन सीधे बनाओ, एक, दो, तीन, चार, पांच। एक जोड़ना है, यहां जोड़ दो, छठा। या फिर एक, दो, तीन, चार, पांच और एक जोड़ना है, यहां जोड़ दो। ये बन गया आपका। क्या बना बेटे? आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। इस कार्बन को यहां ना जोड़ के इधर से गिन के हम सेकंड लास्ट पे यहां भी जोड़ सकते थे, इधर से कहीं से भी जोड़ लो आप। ये बना आइसो हेक्सेन। अब बेटे आइसो हेप्टेन भी देख लो आप। आइसो हेप्टेन, हेप्टेन माने सात, सात में से एक गया, छह। छह कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये जोड़ दिया लो, ये बन गया आइसोहेप्टेन। क्या बना बेटे? आइसोहेप्टेन। यहां जोड़ देता जब भी आइसोहेप्टेन ही था। हाइड्रोजन तो पूरे कर लोगे ना आप, छह बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहां जोड़ दो ना आप, चाहे यहां जोड़ दो चाहे यहां जोड़ दो, है तो आइसोहेप्टेन ही। ठीक है बेटे। अब थोड़ी सी एक स्पेशल बात बताऊंगा आपको। अब हम बात करेंगे आइसो ऑक्टेन की। आइसो ऑक्टेन ये जरा इंपॉर्टेंट है, बताऊं क्यों है?
क्योंकि ये इस नियम का पालन नहीं करता है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, 8 में से आपको 3 घटाने हैं और ये आ जाएंगे 5। प्रैक्टिकल के तौर पे इसे ज्ञात किया गया है इसकी संरचना को, इसलिए इसकी संरचना इन नियम को फॉलो नहीं करती है जो आईएसओ के रूल्स हैं। 8 में से 3 गए, 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। अब बचे 3, 3 में से 2 तो यहाँ जुड़ेंगे कार्बन और 1 यहाँ जुड़ेगा, ये होता है आइसो ऑक्टेन। इसे तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस पे जुड़ेंगे 2, जोड़ दिए 2 कार्बन, और इस पे जुड़ेगा 1। ये है, क्या है ये? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, आपको पता है आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिश्रण से बनता है पेट्रोल, जिसे आप कहते हो गैसोलीन। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना है। बाकी मैंने आइसो समझा दिया, आइसो सीखने का तरीका क्या है। अब आइसो के बाद मैं आपको नियो सिखाऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बेटे अब सीखते हैं हम नियो। मैंने लिखा नियो पेंटेन। नियो प्रोडक्ट 5 कार्बन से पहले स्टार्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है नियो बनाने के लिए? पेंटेन है 5, नियो में हमेशा 2 घटाने हैं, जितने कार्बन बचेंगे उनकी सीधी श्रृंखला आप बनाओगे। कितने कार्बन बचे? 3, तो ये बना दिया 3 कार्बन, 1 2 3। 2 हमने घटाए थे, तो सेकंड लास्ट इधर से देख लो या इधर से, सेकंड लास्ट पे आपको जो है वे 2 घटाए हुए कार्बन जोड़ने हैं। तो ये बन गया आपका नियो पेंटेन। 3 कार्बन, 1 2 3, और 2 जोड़ने हैं, इस पे ही तो जुड़ेंगे, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से। तो 1 ये जुड़ गया कार्बन और 1 ये जुड़ गया, ये बन गया आपका क्या बना बेटे? नियो पेंटेन। तो नियो का नियम ये है, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो इसे देखो आप, नियो हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6, 6 में से 2 गए, 4 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4। या तो यहां जोड़ोगे या तो यहां, 2 जोड़ोगे ना, 1 कार्बन ये जुड़ गया, 1 कार्बन ये जुड़ गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां जोड़ दो आप, एक तो ये जोड़ दो और एक नीचे जोड़ दो। ठीक है, ये बन गया नियो हेक्सेन। अच्छा, नियो हेप्टेन बना दोगे? नियो हेप्टेन 7 में से 2 गए 5, 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। बेटे अब हम समझेंगे नियो ऑक्टेन। नियो ऑक्टेन कोई अपवाद नहीं है, नियमों का पूरा पालन करता है। ऑक्टेन माने 8 कार्बन, नियो में 2 घटाने होते हैं, 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। लो, इसे आप 1 कार्बन ऊपर जोड़ा, 1 नीचे, इसे यहाँ भी जोड़ सकते थे आप। तो ये बन गए हमारे नियो प्रोडक्ट। क्या बने बेटे? नियो। तो नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन मैंने आपको समझा दिए। अब उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 11th क्लास की जो कमी थी दूर हो जाएगी। अब मैं नॉर्मल आइसो नियो एल्काइल भी समझा दूं। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम समझेंगे बेटे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप और नियो एल्काइल ग्रुप की पहचान आप कैसे करोगे। देखो यहां मैं हेडिंग लिख दूं पहले, ये हेडिंग है नॉर्मल एल्काइल, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल। 11th क्लास में ये चीजें आपको सिखाई गई थी, पर वहां यदि कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ इन सारी बातों को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं नॉर्मल मिथाइल की, नॉर्मल मिथाइल, तो ये तो सिंपल बात है, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो पूरे कर ही दोगे आप।
एक बॉन्ड खाली छोड़ना है तो कितने हाइड्रोजन पूरे करोगे? एक बॉन्ड तो है ही, कितने करोगे? 3 ही तो करोगे, 3 हाइड्रोजन। यदि किसी ने कहा नॉर्मल इथाइल, नॉर्मल इथाइल का मतलब 2 कार्बन और एक बॉन्ड खाली। यदि किसी ने कहा नॉर्मल प्रोपाइल, तो कितने कार्बन होते हैं? प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन एक बॉन्ड खाली है। यदि नॉर्मल ब्यूटाइल कहा है तो 1 2 3 4 एक बॉन्ड खाली है। इसी तरह नॉर्मल पेंटाइल कर लोगे, नॉर्मल तो आप कर ही लोगे बेटे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइसो पे आ जाओ आप। आइसो शुरू होता है 3 कार्बन से, यदि एल्काइल ग्रुप की बात करूं। यदि हम बात करें आइसो एल्केन की तो 4 कार्बन से शुरू होगा आइसो एल्केन, और आइसो एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो 3 कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल को सीखते हैं। प्रोप का मतलब 3 कार्बन और आइसो में 1 घटाते हैं, 3 में से 1 घटाया 2। तो आपको क्या करना है? 2 कार्बन को सीधी श्रृंखला में बनाना है। ये बना दिया, ये बॉन्ड खाली पड़ा है, ग्रुप है ना, एल्काइल तो एक ग्रुप होता है। ये बॉन्ड खाली है, जिससे कोई जुड़ेगा, जैसे OH जुड़ जाएगा, जैसे Cl जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। अब जो ये घटाया था कार्बन, उसे इधर से आपको सेकंड लास्ट नंबर ये बैठा यहां जोड़ना है। तो ये जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी। कभी कभी बुक में ऐसे भी दिया होता है, ये वाला कार्बन यहाँ बना दिया, ये वाला कार्बन यहाँ बना दिया, और ये वाला कार्बन यहाँ बना दिया। ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन तो पूरे कर लोगे आप भाई, 3 3 और 1 कर लोगे ना पूरे। अच्छा, किसी किसी बुक में ऐसे दिया होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ है बॉन्ड, देखो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सर ने तो ये बताया था, ये तो कुछ हो रहा है, तो कुछ और है। भाई आपके पास कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक किताब है, ये किताब है हमारे पास। इस किताब को तो आप देखते हो, कौन सी किताब है? केमिस्ट्री किताब है ना हमारी, देख रहे हैं ना, ये हमारी केमिस्ट्री किताब है। यदि इस किताब को आप ऐसे रखोगे तो भी ये केमिस्ट्री की किताब है हमारी, ऐसे रखोगे तो भी केमिस्ट्री की किताब है, ऐसे रखोगे तो भी केमिस्ट्री की किताब है, उल्टा सीधा कैसे ही रख दो तो आप इस किताब को कैसे ही रख लो, है तो हमारी केमिस्ट्री की किताब ही। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस पहले वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, ये भी दोनों यही स्ट्रक्चर हैं। उसे तोड़ मरोड़ के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, आप इसका बना के दिखाओ स्ट्रक्चर। आइसो प्रोपाइल था, प्रोपाइल के बाद आता है ब्यूटाइल। ब्यूट माने 4 कार्बन, 4 में से 1 गए 3। 3 कार्बन आप सीधे बना दो, 1 2 3। यहां जुड़ेगा क्रियात्मक समूह जो भी आएगा यहाँ, जैसे OHCl। 1 कहाँ जुड़ेगा? इधर से गिनो, इधर से, जिधर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ेगा उसके अपोजिट साइड से गिनो। 1 ये सेकंड लास्ट बैठा या दूसरा नंबर बैठा, इधर से गिनोगे तो सेकंड लास्ट पे, और इधर से गिनोगे तो दूसरे पे। तो यहाँ जोड़ना है हमें ये घटाया हुआ कार्बन, ये होता है आइसो ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप होता है बेटे? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसे कोई ऐसे लिख दे, देखो 1 2 3 1 2 3, ये वाला यहाँ लिख दिया इस तरह। हाइड्रोजन तो पूरे करोगे ही आप, ये आइसो ब्यूटाइल है। अच्छा, इसे देखियो जरा, ये 3 है ना, ये 3 है ना, 1 2 3, और ये बीच वाले पे नीचे जुड़ा हुआ है और फिर बॉन्ड है। ये सब बेटे आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हैं। क्या है बेटे? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आइसो ब्यूटाइल में। अब आ जाओ आप, ब्यूटाइल के बाद आता है आइसो पेंटाइल। 5 कार्बन, 5 में से 1 गया 4। आइसो पेंटाइल समझते हैं, चलो 5 कार्बन है, 1 घटाया 4 बचे, 1 2 3 4। यहाँ तो मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, OHCl जो भी है जोड़ना हो, X जोड़ना हो, हेलोजन जोड़ना हो। इधर से तो सेकंड लास्ट और इधर से दूसरे, इस पे घटाया हुआ कार्बन जोड़ दो, ये बन गया आपका आइसोपेंटाइल। क्या बना बेटे? आइसोपेंटाइल। इसे आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो, 1 2 3, 1 2 और 3, इन्हें तो यूं दिखा दिया, और इसके बाद 2 कार्बन है, 1 1 और यहाँ,
ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है। इसका डिजाइन चाहे आप कैसा ही बना लो, आपको पहले वाले को आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल ये ध्यान रखने पड़ेंगे, रूल याद रखना पड़ेगा, किस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रूल्स बेटे किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा आगे फिर पढ़ाऊंगा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसे देखियो बेटे जरा। आइसो हेक्साइल, हेक्स माने 6 कार्बन, 6 में से एक गया 5, 5 कार्बन सीधे बना लो आप, 1 2 3 4 5। यहाँ तो मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा जिसे आगे जुड़ना होगा, इधर से आप यहीं तो जुड़ोगे इसे। ये बन गया आपका आइसो हेक्साइल। देखो 1 2 3, ये 3 तो मैंने ये बनाए, 1 2 3 आगे जोड़ने मुझे, पर यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह ऐसे भी आ जाता है, ध्यान से देखिए जरा। एक देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 ये बना लिए। यहाँ तो जो भी जुड़ेगा क्रियात्मक समूह इसके बाद जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे Cl को जुड़ना तो यहाँ जुड़ जाएगा Cl इस तरह। ठीक है, अब देखो जो सेकंड लास्ट नंबर है इस पे हमें जोड़ना है, तो इस तरह जोड़ोगे आप। बस एक बात ध्यान रखना, जिसमें ऐसा डिजाइन आपको नजर आ रहा ना वो आइसो है। ठीक है, ऐसी यदि स्ट्रक्चर दे रखा है ऐसा, देखो 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्साइल है। समझ में आ रहा ना बेटे? आइसो हेक्साइल के बाद हेक्स माने 6 कार्बन के बाद 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट। तो इसे भी समझ लो फिर, आइसो हेप्टाइल, एल्काइल ग्रुप हैं सारे, 7 में से एक गया 6, 6 कार्बन सीधे बना दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जुड़ेगा मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ इसे जोड़ दो। हाइड्रोजन पूरे करने आपको आते ही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखियो जरा, यहाँ पूरे हो गए क्या? ये थे 6 थे ना, 1 2 3 4 5, ये अब हुआ ठीक। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 3 और 2 5 और एक 6। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ इसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह जिसे जुड़ना है वो जुड़ सकता है। अब इस तरीके से आप जो है आइसो के सारे प्रोडक्ट बना सकते हो एल्काइल ग्रुप में। अब मैं बेटे तुम्हें नियो समझा दूं, नियो पेंटाइल। नियो का एल्काइल ग्रुप 5 से शुरू होता है, और नियो का रूल मैंने आपको सिखाया, 2 घटाने हैं बचेंगे 3, और 3 का आपको सीधी श्रृंखला बनाना है, 1 2 3। यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह आगे जुड़ जाएगा जिसे भी जुड़ना हो, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, कुछ भी हो। इधर से सेकंड लास्ट और इधर से दूसरा देख लो आप, 2 कार्बन घटाए थे, यहाँ जोड़ दो और यहाँ जोड़ दो। ठीक है बेटे, ऐसा होता है नियोपेंटाइल। क्या होता है ये? नियोपेंटाइल। इसे चाहे आप ऐसे बना दो कि भाई ये 3 कार्बन है, इन्हें यूं बना दिया हमने, ये ऊपर बना दिया इस कार्बन को, और नीचे ग्रुप जोड़ रखा मुख्य क्रियात्मक समूह, ये कार्बन जुड़ के, और फिर उसके बाद ये कार्बन तो जुड़ेगा ही, तो इन दोनों को तो, इन तीनों को तो यहाँ बना दिया आपने, ऐसे लिख दूं, और इन्हें बना दिया ऐसे। एक ही बात है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिजाइन बदलने से कुछ नहीं होता बेटे। आप इसे देखो जरा, नियो हेक्साइल को 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 4, 1 2 3 4, यहाँ तो प्रधान क्रियात्मक समूह है, और ये 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बन गया आपका नियो हेक्साइल। ठीक है, अच्छा एक और देख लो आप, नियो हेप्टाइल। 1 2 3 4 5, यहाँ प्रधान क्रियात्मक समूह, एक कार्बन ऊपर एक नीचे। इस तरीके से आपको नियो के एल्काइल ग्रुप भी पता होने चाहिए कि किस तरह होते हैं, नॉर्मल एल्काइल, आइसो एल्काइल, नियो एल्काइल। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है,
अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही बेटे, जिस तरह मैंने नॉर्मल, आइसो और नियो में एल्काइल ग्रुप आपको सिखाए हैं, इसी तरह थोड़ा सा देख लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में भी, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मतलब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होता है? चलो मैं हेडिंग लिख रहा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को आप 1 डिग्री कह सकते हो, 2 डिग्री सेकेंडरी को, और 3 डिग्री टर्सरी को, एल्काइल ग्रुप। चलो इनके बारे में देख लो थोड़ा थोड़ा सा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो, यदि कोई प्राइमरी प्रोपाइल हमें कहता है कि प्राइमरी प्रोपाइल का क्या मतलब है, तो प्राइमरी प्रोपाइल का मतलब ये है, ये जिसे आप नॉर्मल प्रोपाइल कहते हो, नॉर्मल प्रोपाइल ही प्राइमरी प्रोपाइल है। यदि किसी ने प्राइमरी ब्यूटाइल, 1 डिग्री ब्यूटाइल कहा, तो जो नॉर्मल ब्यूटाइल होता है वही 1 डिग्री ब्यूटाइल या प्राइमरी ब्यूटाइल भी होता है। और यदि किसी ने 1 डिग्री, 3, 4, 5, 5 को कहते हैं पेंटाइल। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप होता है वो ही बेटे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप ही क्या होता है? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होता है, या फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होता है, या प्राथमिक एल्काइल समूह होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पर यहाँ बात आती है, यदि किसी ने पूछ लिया हमारे से सेकेंडरी, मान लो किसी ने सेकेंडरी प्रोफाइल पूछ लिया कि सेकेंडरी प्रोफाइल बताओ क्या है, तो सेकेंडरी प्रोफाइल का मतलब पता क्या है कि 3 कार्बन आपको बनाने प्रोफाइल, और एक इसमें बॉन्ड इस तरीके से दिखाना, ये कार्बन सेकेंडरी होगा ना, ये कार्बन सेकेंडरी है भाई, ये कार्बन प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु। यदि जो मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु है, तो इस एल्काइल ग्रुप को आप प्राथमिक एल्काइल ग्रुप कहोगे। देखो यहाँ ये जो बॉन्ड खाली छोड़ रखा है, इस पे तो जुड़ेगा आके मुख्य क्रियात्मक समूह या प्रधान क्रियात्मक समूह, ठीक है? तो ये सारे प्राइमरी कार्बन हैं, और इनमें सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा? तीनों में यही तो होगा सेकेंडरी कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन परमाणु वो कार्बन परमाणु होता है जो 2 कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा हुआ होता है, 2 से जुड़ा हुआ है सीधा। इसलिए यदि कोई आपको सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप पूछता है तो आप ऐसा बनाओगे ग्रुप, ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है बेटे? अच्छा, यदि किसी ने पूछ लिया कि यार चलो सेकेंडरी ब्यूटाइल बताओ, देखो सेकेंडरी या द्वितीयक को मैं 2 डिग्री लिख रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। यदि सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा है तो आप 1, 2, 3, 4, सेकेंडरी या तो ये होगा या तो ये, यहां जोड़ दो या फिर यहाँ क्रियात्मक समूह, या तो यहाँ जुड़ा हो या तो यहाँ जुड़ा हो प्रधान क्रियात्मक समूह। तो ऐसे ग्रुप को आप सेकेंडरी ब्यूटाइल कहोगे। हाइड्रोजन तो पूरे कर दोगे ना आप? अच्छा, आप मुझे सेकेंडरी पेंटाइल बना के दिखाओ, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो जुड़ेगा, या फिर यहाँ जोड़ दो या फिर यहाँ जोड़ दो। वैसे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेकंड लास्ट नंबर को ही यूज करना है। क्या यूज करना है? सेकंड लास्ट नंबर। यदि यहाँ कोई क्रियात्मक समूह इस तरह जुड़ा होगा तो उसे आप कहोगे सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप है, जिस पे वो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अच्छा, सेकेंडरी हेक्साइल बताओ आप। हेक्साइल माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो जुड़ेगा। जो भी प्रधान क्रियात्मक समूह या मुख्य क्रियात्मक समूह आएगा वो यहाँ जुड़ेगा। ये कार्बन सेकेंडरी है ना, कार्बन सेकेंडरी, ये भी ये सारे सेकेंडरी कार्बन है, या तो इधर से देख लो या तो इधर से सेकंड नंबर पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में। अच्छा, सेकेंडरी के बाद टर्सरी पे चल रहे, चलो मान लो किसी ने पूछ लिया कि आप टर्सरी ब्यूटाइल बताओ कैसा होता है, तो टर्सरी ब्यूटाइल को बताने के लिए एक चीज, ब्यूटाइल माने 4 में से एक गया, 3 कार्बन तो सीधे बना दियो आप, पहले 3 कार्बन बना दिए, 1, 2, 3, एक बचे हुए को यहाँ बनाना है। और देखो यहाँ जुड़ेगा प्रधान क्रियात्मक समूह, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। क्या है बेटे? टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ से मैंने टर्सरी पढ़ाए, यहाँ से मैंने सेकेंडरी पढ़ाए,
और यहाँ से प्राइमरी पढ़ाई। अच्छा, इसे देखियो जरा, टर्सरी पेंटाइल को। टर्सरी पेंटाइल को देखो, 5 में से 1 गया 4, 4 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ नीचे जोड़ेंगे, ऊपर बचा हुआ कार्बन, देखो ये कार्बन टर्सरी नहीं है क्या, 1 2 3 कार्बन से अटैच है। तो यहाँ प्रधान क्रियात्मक समूह या मुख्य क्रियात्मक समूह यदि आके जुड़ेगा, तो जैसे मान लो यहाँ Cl जुड़ गया, मान लो यहाँ Cl जुड़ गया, तो मैं कहूंगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। क्या नाम कहूंगा? टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ऐसे कहूंगा मैं इसका नाम, ठीक है। यदि OH जुड़ गया एल्कोहल, तो मैं कहूंगा टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। इस तरह हमें यूज करना होता है। अच्छा, जैसे टर्सरी हेक्साइल है, यहां समझा दूंगा बेटे, इधर मान लो 3 डिग्री 5 कार्बन बनाओ, यहां जोड़ देंगे, ऊपर एक बचा हुआ कार्बन, ये है टर्सरी हेक्साइल। अब इनमें से मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात समझने की यह जरूरत है कि आप इस ग्रुप को देख लो, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी प्रोफाइल, लिखा हुआ। इस सेकेंडरी प्रोफाइल को यदि दिमाग लगा के यहाँ से देखोगे सेकेंडरी प्रोफाइल ग्रुप को, तो इसमें आपको नजर आएगा यार ये तो आइसो प्रोफाइल भी था। तो आइसो प्रोफाइल भी इसे कहते हैं, सेकेंडरी प्रोफाइल भी कहते हैं। इनमें से ज्यादा नाम छपा हुआ आपको किताबों में आइसो प्रोफाइल मिलेगा। इस वाले ग्रुप की बात कर रहा है बेटे, इसकी आइसो प्रोफाइल छपा हुआ बुक्स में ज्यादा मिलेगा आपको। आप इसे सेकेंडरी प्रोफाइल कहो या आइसो प्रोफाइल कहो, मर्जी आपकी है, पर कुछ लोग इसे आइसो प्रोफाइल ही मानते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें पता चल गया कि दोनों चीज हैं। इस तरीके से जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये नॉर्मल आइसो नियो एल्काइल ग्रुप के साथ इनकी कभी कभार मैचिंग होती है और दोनों नाम से आप उन्हें बुला सकते हो। हालांकि उनमें से कोई सा एक नाम ज्यादा फेमस होता है। जैसे मैं कहूँ H2SO4, आप उसे एकदम कहोगे सल्फ्यूरिक एसिड, और यदि मैं उसे हाइड्रोजन सल्फेट कह दूं तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है तो दोनों ही नाम ठीक, ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, एक दो बात और बताऊंगा बहुत अच्छी है आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, हमें एक चीज की जरूरत और बहुत ज्यादा पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है बेटे। वो क्या है? वो है कार्बन का संकरण। यहां लिख दूं हेडिंग, कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन का संकरण के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए जरूर। जैसे मैं आपको कह दूं कि यहाँ तो हम लिखेंगे कार्बन परमाणु की क्या हालत है उसके बारे में, कार्बन परमाणु की स्थिति कैसी है। यहाँ लिखेंगे उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए उस कार्बन परमाणु ने, और यहाँ लिखेंगे कि उसका संकरण कौन सा है, उस यौगिक में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो ये तो लिखेंगे हम कार्बन परमाणु का स्ट्रक्चर, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ संकरण। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा, 11th क्लास में आपने पढ़ ही रखा है। देखो बेटे, यदि कोई कार्बन परमाणु आपको इस स्थिति में मिलता है, ऐसा समझ रहे ना आप, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे, तो आपको इस बात का भी पूरा एहसास होगा कि यदि कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम कहते हैं सिग्मा है, यदि कहीं डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ये बात आपने 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ रखी तो अब समझ लो। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, मजबूत होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा मजबूत पाई कमजोर, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो यदि कोई कार्बन परमाणु की स्थिति ऐसी है कि चारों ही उसने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो चारों सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड बने। और बेटे 4 सिग्मा बॉन्ड बने, इसका मतलब कार्बन के 4 कक्षकों का प्रयोग हुआ है। कार्बन के कितने कक्षकों का? ऑर्बिटल्स का, 4 का, और 4 का प्रयोग हुआ है, तो उनमें से एक तो एस होगा और 3 होंगे पी के, क्योंकि आपको पता है कि यहां लिख रहा मैं, एस उपकोष में होता है 1 कक्षक, और पी में होते हैं 3 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक, और एफ में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक।
तो यहाँ हमें 4 सिग्मा बॉन्ड से पता चला 4 कक्षक यूज हुए हैं, और 4 कक्षक यूज हुए हैं, तो 4 कक्षक किसके होंगे? क्या मैं चारों एस के होंगे? S4 लिख दूं क्या? एस में तो एक ही होता है, तो एक एस का और 3 पी के, इसलिए sp3 है। पी को आप 3 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, एस को आप 1 तक बढ़ा सकते हो, पी को आप 3 तक बढ़ा सकते हो, डी को आप कहां तक बढ़ा सकते हो? 5 तक। अच्छा, यदि कार्बन परमाणु की हालत ऐसी हो, देखियो जरा, कि 2 तो बना रखे, उसने सिंगल बॉन्ड, एक बना रखा डबल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए? 3। 3 सिग्मा तो 3 कक्षक, 1 इसका 2 इसके, तो संकरण होगा sp2। क्या होगा बेटे? sp2। अच्छा, एक बात बताओ, यदि कहीं कार्बन परमाणु की बेचारे की हालत ऐसी हो रही हो, तो इसमें भी 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होता है, 1 और 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो संकरण बेटे sp नहीं होगा क्या? 1 s और 1 p, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 कक्षक, 2 कक्षक संकरण में हिस्सा लेंगे, तो उनमें से एक s होगा और एक p होगा। अच्छा, ऐसी हालत में क्या होगा? 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है, 2 सिग्मा होंगे, और ऐसी स्थिति में भी संकरण sp होगा। तो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ने वाली है। स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और 11वीं की यादों को ताजा करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। सच्चाई तो यह है कि आज के हम इस क्लास में केवल पढ़ पाए हैं 11th क्लास का, एक बार रिवीजन हमने किया है कि 11वीं क्लास में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी। कल मैं एकदम अब अटैक कर सकता हूँ एल्काइल हैलाइड पर या हेलो एल्केन्स पर। कल मैं आपको हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा सकता हूँ, यदि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है जो मैंने आपको पढ़ाई है। और बेटे मैं एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन को समझने के लिए इन सारी चीजों की बेटे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इन्हें बार बार रिवाइज करके आपको समझना है। वैसे समझा तो दिए हैं मैंने और उम्मीद है आपकी समझ में भी आया होगा, पर इन्हें आप अच्छे ढंग से अपने नोट्स में लिख के रखोगे, इनकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।